कानून को पामाल किया गया है। यकीनन वो जिन्होंने आइन, कानून, अदालतों को पामाल किया है उनको इस कौम से माफी मांगना चाहिए और वो वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी अपील सुनी गई। ये अपील उस ऑर्डर के खिलाफ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जिसमें उन्होंने हमारी तौहीन अदालत की जो दरखास्तें दायर थीं उनको बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया था। ये तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर हुई थीं इंतज़ामिया की उस तौहीन के खिलाफ जो उन्होंने की, मुसलसल कई माह की और आज दिन तक कर रहे हैं, जिसके तहत इमरान खान साहब तक जेल में जो मुलाकात का निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर दरहम भरम कर दिया गया है। आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने 24 मार्च 2025 को एक ऑर्डर दिया था, जिसमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता दिया गया था कि इमरान खान साहब से मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुलाकातें होंगी, मुलाकात के लिए नाम दिए जाएंगे और उन नामों के हवाले से फिर जेल इंतज़ामिया जो है यकीनी बनाएगी कि मुलाकात हो। लेकिन उस ऑर्डर पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। जिसको चाहा इन्होंने मुलाकात करने दी, कभी 2 महीने किसी को भी मुलाकात ना करने दी, कभी बहनों को ना करने दी, कभी वकला को ना करने दी। उस ऑर्डर पर कभी भी अमल नहीं हुआ और आज दिन तक अमल नहीं हो रहा। हर मंगल वाले दिन, हर जुमेरात वाले दिन हम जाते हैं, वो ऑर्डर हमारे हाथ में होता है और उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हमने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील दायर की थी, क्योंकि अक्टूबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्म की तौहीन के खिलाफ हमारी दायर शुदा दरखास्तों को बगैर कोई वजह बताए मुस्तरद कर दिया था। उस ऑर्डर के खिलाफ हमने अपील दायर की अक्टूबर 2025 में। उस अपील की पहली सुनवाई जो है आज से 3 हफ्ते कबल हुई थी। आज वो मुकदमा दोबारा लगा, नोटिस था। आज अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से वकला पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर से वकला पेश हुए और मोहलत मांगी गई कि हम रिपोर्ट देंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या सूरत हाल है। तो हमने कहा दीजिए, जरूर दीजिए, आज दिन तक की रिपोर्ट दीजिए। आप जानते हैं कि अक्टूबर 2025 तक तो गाए बगाए किसी की जिसको ये चाहते थे मुलाकात हो जाती थी, या खान साहब के मुकदमात अडयाला जेल में चल रहे थे, उन मुकदमात की समाअत के दौरान हम कुछ वकला की मुलाकात हो जाती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2025 से कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई मंगल की मुलाकात नहीं हुई, जुमरात की मुलाकातें तो 2024 से बंद है। इस दौरान सिर्फ सलमान सफदर साहब की 3 मुलाकातें अदालती हुक्म के तहत हुई। एक मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हुई जिसमें उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट या माइकस मुकर्रर किया गया। इसके अलावा किसी बहन की मुलाकात 2 दिसंबर 2025 से नहीं हुई और किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई, अगरचे खान साहब के खिलाफ 20 मुकदमात जेर समात हैं। खान साहब का ये हक है कि अपने वकला से मशवरा करें, उनको हिदायत दें, मुकदमात के बारे में जानें। मैं कई मुकदमात में पेश हो रहा हूँ, बारहा मैंने दरखास्तें दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी दरखास्त पे कोई वाज़ेह हुक्म नहीं हुआ जिसके तहत मेरी मुलाकात हो सकती। इसी तरह दीगर वकला का हाल है। तो आज जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों की मोहलत दी है इंतजामिया को, हुकूमत को, कि खान साहब के साथ आज दिन तक जो मुलाकातों का रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। और जब ये रिकॉर्ड पेश होगा तो मुझे नहीं मालूम ये रियासत कैसे उस रिकॉर्ड को सह सकेगी। ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। इस दौरान उनको सेहत के मसाइल दरपेश हुए हैं, आंखों का अर्जा दोनों को दरपेश हुआ है जो रियासत मानती है। उनका इलाज जेल के अंदर किया गया है। 2-3 दफा खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर आए हैं, बुशरा बीबी को 1 दफा लेकर आए हैं। उनकी मेजर सर्जरी हुई है 16 और 17 अप्रैल की रात, लेकिन उनको बाकायदा अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। उनके खानदान वालों को उन तक मुसलसल रसाई नहीं दी गई, खान साहब के खानदान को तो बिल्कुल रसाई नहीं दी गई। तो ये वो सूरत हाल है जो पूरी दुनिया के कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत टॉर्चर यानी कि इज़ा रसानी के जुमरे में आती है। और जो आखिरी मुलाकात खान साहब की 8 अप्रैल को सलमान सफदर साहब के साथ हुई, उसमें खान साहब ने बताया कि उनकी आंख बेहतर हरगिज नहीं है। खान साहब ने यह बताया कि मैं जब जेल में खाना देने वाले पुलिस के मुलाजिम को सलाम करता हूं तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता, इनको हुक्म है कि कोई इंसानी आवाज मेरे कान में ना पड़े। तो ये हालत है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कैद की। तो इसके खिलाफ हम दरवाजा अदालतों का खटखटाते रहेंगे। हम अवाम की अदालत में भी खड़े हैं और हम इस अदालत में भी खड़े हैं। आज जो हुक्म हुआ है उसके तहत कम अज कम हम उम्मीद करते हैं कि रिकॉर्ड सामने आएगा और जो रुसवाई इस रियासत ने अपने सर ली है वो आप सब के सामने आएगी कि किस तरह इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। सूरत हाल है 5 अगस्त को
خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ معاملہ موجود ہے۔ ہم 5 اگست کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کریں گے، بطور پاکستانی، بطور شہری اور بطور جماعت۔ تو ہم پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم، جو بربریت آج اس ملک میں برپا ہے، اس کی بنیاد پر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ کل پرسوں جنرل طارق کا ایک مقالہ ہماری میڈیا میں چھپا ہے۔ جنرل طارق ایک 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہیں، بہت عرصہ فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے "We are witnessing the dismantling of Pakistan"۔ خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں آج کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ بلوچستان ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، وہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے ہوں، یہ پاکستان کی بطور ریاست ایک طرح سے تحلیل ہے۔ میرے منہ میں خاک، جنرل طارق کے منہ میں خاک، ہرگز ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین سیاہ دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت جو لوگ اس ریاست پر مسلط ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جبر واحد راستہ ہے مملکت کو، اس قوم کو آگے لے کر چلنے کا۔ صحافی اگر بات کرے حق کی، اس کو نوکری سے نکلوا دو، وکیل بات کرے اس پہ مقدمے بنوا دو۔ 23 مقدمے دہشت گردی کے مجھ پر ہیں۔ جو کھڑا ہو، سر اٹھا کے چلنے کی کوشش کرے، اس کو کچل دو، اس کو جیل میں ڈالو، حکومت خانوں میں ڈالو، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج نہ کرو، اس کو مارو پیٹو۔ یہ کچھ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا، یہ کچھ انہوں نے بلوچستان میں تو 78 سال سے کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں پورے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ جو ظلم آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آیا، آج ان کی مانگ کیا ہے؟ ان کی مانگ ایک سیاسی مانگ تھی کہ جو 12 سیٹیں آپ پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں منتخب کرتے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی، وہ نہ کیجیے۔ ان تمام علاقوں میں ہم جانتے ہیں الیکشن فارم 47 کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس اسمبلی کے اوپر قبضہ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے خلاف انہوں نے ایک سیاسی مانگ سامنے رکھی۔ یہ ایک صحیح معنوں میں ایک سیاسی مانگ تھی، ایک جمہوری مانگ تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے گولیاں چلائی، براہ راست گولیاں چلائیں، اور آج ان کی بڑی مانگ کیا ہے کہ ہماری 100 لاشیں ہمیں واپس کر دو۔ ہمارے پیاروں جن کو تم نے مارا ہے، جن کو شہید کیا ہے، ان کی لاشیں ہمیں دو تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں، ہمیں معلوم ہو کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ یہی کچھ 26 نومبر 2024 کو ہوا تھا۔ یہاں لاشیں گری، ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہمارے دوست جنہوں نے ہسپتالوں کا دورہ کیا، جنہوں نے ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کی، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ مطیع اللہ جان میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ ریاستی جبر ہے جس کے بارے میں کچھ نادان دوستوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں پوری قوم یہ سمجھ چکی ہے یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بشرا بی بی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا معاملہ ہے، ہماری ذات کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے، ہمارے اپنے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا معاملہ ہے۔ جس ملک میں جنگل کا قانون ہو وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ یہ تمام جبر کیا تو پی ٹی آئی کے لیے تھا، انہوں نے شروع کیا تو عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے تھا، لیکن اب یہ جبر کا قانون ہم سب کے گلوں میں پھانسی کا پھندا بن چکا ہے۔ ہم سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس ملک کو اگر ہم نے شرافت کی جانب واپس لے کر آنا ہے، اس ملک نے اگر غریب کو روٹی دینی ہے، چند دن قبل حکومتی اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں، 6 سال کے بعد، ہاؤس ہولڈ سروے جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیے بطور صحافی، آپ کا فرض ہے عوام کو بتائیے۔ ان کے اپنے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 اور 2026 کے دوران ملک میں غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تمام عرصہ ہمیں کہا گیا تھا ڈنڈے کے زور پہ ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے۔ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آج ملک کا ہر خطہ، ہر علاقہ 2022 کے مقابلے میں ابتر ہے۔ نہ صرف غربت بڑی ہے بلکہ اس ملک میں جو اونچ نیچ ہے، جو تفریق ہے امیر اور غریب کی، وہ بھی بڑی ہے۔ یہ سروے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ غریب کا بچہ، غریب کا گھر غریب تر ہے اور امیر امیر تر ہے۔ ان 4 سالوں نے ایک ایسی ریاست کو جنم دیا ہے جو غریب دشمن ریاست ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں یا قبر کو اپنا لیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو ہمیں لوٹا ہوں۔ آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں شرکت کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد مجھے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ایرانی قوم کے جذبے کا، ایرانی قوم کی یگانگت کا۔ مجھے اتفاق ہوا مشہد کے بعد تہران شہر جانے کا، قم جانے کا۔ وہاں جو میں نے جذبہ دیکھا، جس طرح اس قوم کو متحد دیکھا، وہ میرے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہماری آواز اتنی ہی توانا ہے جتنی کسی اور قوم کی آواز ہے۔
आपको अपनी आवाज उठाना होगी। जब एक कौम मुत्तहिद हो जाती है तो कोई जबर उसके सामने ठहर नहीं सकता, वो अंदरूनी जबर हो या बैरूनी जबर हो। आज ईरानी कौम 40 साल 45 साल के जबर के बाद, पाबंदियों के बाद, सैंक्शंस के बाद मजबूत और तवाना खड़ी है। कोई वजह नहीं है कि हम भी मजबूत और तवाना खड़े ना हो। तो आज मैं एक बार फिर आपको इमरान खान साहब का पैगाम देता हूं, हकीकी आजादी हमारा नस्बुलैन है, हकीकी आजादी हमारा हक है, ये आजादी हम लेकर रहेंगे। खान साहब की बहनें इस वक्त सड़कों पर हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। खान साहब का रिश्ता बराए रास्त पाकिस्तानी कौम के साथ है, कोई पार्टी कोई लीडर इस रिश्ते में हायल नहीं हो सकता। और यही बहनें कह रही हैं, वो पूरी पाकिस्तानी कौम को पुकार रही हैं, उनकी ये पुकार तारीख साज पुकार है। तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि आवाज बुलंद करो, खड़े हो, अपना हक मांगो बतौर इंसान, बतौर शहरी। और कोई ये हक मांगना जुर्म नहीं है। मैं किसी को नहीं कहता कि तोड़ फोड़ करो। एक अखलाकी वजूद कौम का, 25 करोड़ नफूस का अखलाकी वजूद, एक आलिशान वजूद है, कोई जबर उसके सामने नहीं ठहर सकता। खामोश ना रहो, आवाज बुलंद करो, लेकिन पुरअमन बाहर निकलो, अपनी गली के किनारे खड़े हो, अपने बाजारों में खड़े हो, अपनी आवाज बुलंद करो, नज्म के साथ, अखलाक के साथ अपना हक मांगो जो तुम्हारा जायज हक है। कश्मीरियों ने ये हमें करके दिखाया। तो किसी हुल्लड़बाजी, किसी तोड़ फोड़ के हक में हरगिज नहीं हूं। ये पीटीआई का बिल्कुल कभी भी तरीका कार नहीं रहा, ये इमरान खान ने हमें कभी भी नहीं सिखाया। हम अपने वजूद का इजहार करेंगे, लेकिन नज्म में रहते हुए, अमन के साथ। तो आप सबके सामने हम आज फिर खड़े हैं, उसी हम यकीन को दोहराते हैं कि फतह हमारा नसीब है, पाकिस्तानी कौम का नसीब है। हम किसी से डरने वाले नहीं, कोई जेल हमें नहीं डरा सकती। हम सब अपनी अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं और देते रहेंगे, और इससे आगे इससे बड़ी कुर्बानियां देंगे। बहुत शुक्रिया। सर, ये कहिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान वो भी आइन और हदूद की बात कर रहे हैं, और इसी तरह आपकी जो जमात है वो भी आइन और हदूद की बात करते करते वो पाबंद सलासल हुए, आपके बानी चेयरमैन, और इसी तरह मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए, सामने किए तक गए। क्या आप मुतालबा करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को भी उसी तराजू में तोला जाए जहाँ पीटीआई को तोला गया? नहीं जी नहीं, हमारे साथ अगर ज्यादती हुई है, हम समझते हैं ये तमाम झूठे मुकदमे हैं। सियासी मांग जो है वो दहशतगर्दी नहीं है। सियासत को इस मुल्क में जुर्म बना दिया गया है। हमारे असलाफ ने क्या सियासत की थी? कायद आजम की सियासत क्या है? लियाकत अली खान की सियासत क्या है? सरदार अब्दुल रब नश्तर की सियासत क्या है? आप पढ़िए उनकी जिंदगियों के अहवाल। ये महजब लोग थे, ये अपनी आवाज बुलंद करते थे, ये गोलियों की बौछार में जत्थों को लेकर नहीं जाते थे, ये कॉन्फ्रेंसेस में बैठते थे, कन्वेंशंस में बैठते थे, जलसे करते थे। अंग्रेज इस्तेमार ने भी उनको वो हक दिया जो आज ये निजाम हमें देने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की हर बात से हमें इत्तफाक जरूरी नहीं है कि हो। हम शहीद को शहीद कहते हैं, हम हर उस शख्स को जो मुल्क के दिफा में अपने खून का नजराना पेश करता है, हम उसको शहीद कहते हैं, उसका खून मुकद्दस है। लेकिन जो उनकी सियासी मांग है कि इस मुल्क पर बहुत हो गया ये कब्जा जबर का, बहुत हो गया डंडे का, ये समझना कि हम अदालत को भी गिरा सकते हैं, हम पार्लियामान को भी गिरा सकते हैं, इलेक्शन का नतीजा भी हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, ये नहीं चल सकता। आपने इस मुल्क को मजाक बना दिया है। ये छोटे जहन हैं जो तारीख से कोई सबक नहीं सीख सके। इस मुल्क में जो भी ऐसा दौर आया है, वो 60 की रिहाई हो, वो याहिया खान का मार्शल लॉ हो, वो ज़िया उल हक का मार्शल लॉ हो, या मुशर्रफ का, वो इस मुल्क को कमजोर तर करके गया है, इस मुल्क की बुनियादों को हिलाकर गया है, इस मुल्क के इदारों को पामाल करके गया है। कोई मुल्क अपने इदारों के बगैर कायम नहीं रहता। एक आजाद अदलिया, एक मजबूत अदलिया, एक ऐसी पुलिस जो हक के मुकदमात बनाए, जो झूठ का साथ ना दे, जो झूठी FIR ना काटे, एक ऐसी सिविल सर्विस जो अपने ईमान के मुताबिक फैसले करे, हकदार को उसका हक दे। आपने हर चीज को पामाल किया। ये याद रखिए, जब आप किसी सियासी मुखालिफ को गिराने के लिए झूठ को निजाम में सरायत करते हैं, दाखिल करते हैं, तो पूरा निजाम आलूदा हो जाता है। जो जज आपके कहने पर एक झूठा फैसला करता है, वो फिर अपने लिए भी 100 झूठे फैसले करता है। ये मेरी 35 साल वकालत की तारीख है। कभी मैंने ऐसा जज नहीं देखा जो जहनी तौर पर इंसाफ पसंद ना हो, लेकिन माशी तौर पर सच्चा हो या साफ हो। जब आप जहन से नाइंसाफी को कबूल कर लेते हैं, जब आप किसी के कहने पर फैसले करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप और वजूहात की बिना पर भी फैसले करते हैं। वो जज हो, वो पुलिस वाला हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, पूरा निजाम आलूदा हो जाता है। पूरे निजाम में करप्शन सरायत कर जाती है। इस मुल्क में करप्शन की बहुत बड़ी वजह यह है कि हर दौर में आपने कहा उन लोगों को तो किसी भी इदारे में बैठे थे, वो जज हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो पुलिस वाले हो, कि तुमने झूठे फैसले करने हैं, तुमने झूठ का साथ देना है, उस झूठ को दबाना है या उस झूठ को फरोग देना है जो हम तुम्हें बताएं। जब वो झूठ को फरोग देते हैं तो पूरा निजाम झूठ ज़दा हो जाता है। तो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि सच के लिए हमें खड़ा होना होगा। इस कौम का मुस्तकबिल सच से जुड़ा हुआ है, अदालती सच, सियासत का सच, वोट का सच। जब तक इस सच को हम
लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे और सच को नहीं मनवाएंगे, हम एक महकूम कौम रहेंगे। बुखला एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि वो मुल्क की तहरीक चलाएगी, बुखला एक्शन कमेटी 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ, और अवामी राब्ता मुहिम होगी। ये सिर्फ बुखला की नहीं होगी, जिसका आगाज पेशावर से होगा। तो जो तहरीक बुखला एक्शन कमेटी चलाने जा रही है, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक पेशावर से शुरू नहीं कर सकी? नहीं, देखें, ऐसा कुछ नहीं है। हामिद खान साहब हमारे सेनेटर हैं, हामिद खान साहब इस तमाम अमल की रूए रवां हैं। हम बिल्कुल साथ देंगे इस तहरीक का, पीटीआई साथ देगी, पीटीआई के तमाम विंग्स, ILF साथ देंगे। हम जमहूरियत के लिए हर जमहूरी कुव्वत का साथ देंगे। सलमान अकबर साहब ये बताएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैनल भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कस्से से पीटीआई इक़्तिदार में है। अब मौलाना फजल रहमान साहब के इस दो बयानात के बाद तासुर यह है, सोशल मीडिया में पीटीआई के कारकुन ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ मंच में, आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, मौलाना की सियासत अपनी है। मौलाना अगर कोई ठीक बात करेंगे, कोई जमहूरियत की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह, वो अपनी सियासत करें, जमहूरियत के लिए करें। अगर वो किसी और का साथ देंगे, 26वीं तरमीम का या 27वीं तरमीम का, तो वो भी उनकी सियासत है। हम हक की बात पर उनको वेलकम करेंगे, हम सलाम पेश करेंगे। जहां हमारा उनसे इख्तलाफ है, हम इख्तलाफ करेंगे। इसलिए ये मैं नहीं समझता कि मौलाना या कोई और भी इमरान खान की जगह ले सकता है। पाकिस्तानी कौम एक फैसला कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में एक फैसला कर चुकी है। इस फैसले को आप किसी के और जरिए से अब रद्द नहीं करा सकते। इमरान खान को जेल से बाहर आना होगा, इमरान खान की मुशावरत से, इमरान खान के विजन के मुताबिक इस मुल्क को चलना होगा, वरना ये मुल्क इसी तरह बचकोले खाएगा। ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो हैं, जगदीश साहब और राजा नासिर साहब, उनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है। तो क्या पीटीआई की जो क़यादत है, पिछले 8 महीने की उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है कि जब तक आपकी ना मुलाकात हो सकती, ना रिहाई, ना हॉस्पिटल मुंतकिली, ना आपको स्पेस मिल सकती है? देखिए, ये दो मामलात हैं ना, कि किस हद तक ये निज़ाम इमरान खान साहब की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस निज़ाम ने यह फैसला किया है कि ये निज़ाम इमरान खान की ताब नहीं ला सकता, इस निज़ाम को अगर ये पता है कि इमरान खान की आवाज़ इस निज़ाम को चकनाचूर कर देगी, तो फिर इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर हो जाता है इमरान खान को दूर रखना, अवाम से दूर रखना, इमरान खान की आवाज़ को दूर रखना। ऐसा नहीं है कि चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर ने कोशिश नहीं की। अब भी मैं समझता हूँ किसी न किसी हवाले से अमल जारी है। ये इस निज़ाम को होश के नाखुन लेने होंगे कि अपने आप को बचाने के लिए क्या ये इस मुल्क को दाव पर लगा देंगे? लगा दिया है इन्होंने, बल्कि इस मुल्क के तमाम इदारों को पामाल कर दिया है सिर्फ इस झूठे निज़ाम को बचाने के लिए। तो हम अब भी ये समझते हैं कि होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। इस निज़ाम के अंदर दरारें हमें नजर आ रही हैं, इन्हें बात करना पड़ेगी। चकज़ई साहब से, अल्लामा नासिर से और पीटीआई से और फिर इमरान खान से कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इमरान खान उस मुकालमे का हिस्सा नहीं होंगे। मुझे ये वक्त आता नजर आ रहा है। सर, मौलाना फजल रहमान ने माफी का मुतालबा किया है एस्टैब्लिशमेंट से, आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग माफी मांगेंगे मौलाना से? देखें, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूँ ट्रूथ कमीशन होना चाहिए। इस मुल्क में बहुत जबर हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, आइन और कानून को पामाल किया गया है। यकीनन वो जिन्होंने आइन, कानून, अदालतों को पामाल किया है, उनको इस कौम से माफी मांगना चाहिए और वो वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।